नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है हारिस सुल्तान का। पाकिस्तान का गद्दार कौन है? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पाकिस्तान में गद्दारों की कमी नहीं है मुझे लगता है। तो चलिए हारिस भाई कुछ ना कुछ तो अच्छी बात बताएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में और इंडिया में बड़ी नाजुक सूरत हाल है और तरह तरह की बातें हो रही हैं। और स्पेशली पाकिस्तान में जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं वो बड़े डिवाइडेड हैं। इमरान खान को पिछले 2 सालों से जेल में बंद किया हुआ है और फ़ोनी किस्म के मुकदमों में। नाउ आई नो कि जो खान साहब की मुदीने की रियासत और इस्लामी टच वाली जो पॉलिटिक्स थी वो मेरी नज़र में वो बड़ी नाइव पॉलिटिक्स थी। वही वाली पॉलिटिक्स जो मोहम्मद अली जिन्ना की थी कि हमारा आइन आज से 1400 साल पहले लिखा जा चुका है और ये वो इन लोगों को इस्लाम का कुछ नहीं पता। उसी तरह खान साहब को भी इस्लाम का कुछ नहीं पता। और थोड़ा सा लेकिन हारिस भाई अभी भी जो यहाँ की पॉलिटिक्स है इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। मैं अभी देख रहा था, अभी पार्लियामेंट में वो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर थे, वो नेता बन गया। वो पार्लियामेंट में रोने लगा कि सपने में आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनाओ। और ये जरा सुनिए। हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। ऐ रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। तो ये तो हाल है। आज भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इन्हीं सुपरफिशियल चीजों पर चल रही है, क्योंकि इसी से लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। थोड़ा सा उसको पश्तून कल्चर से वो मिक्स कर देते हैं और वो समझते हैं कि हाँ वो ये इज्जत और गैरत वाला कल्चर है। थोड़ा सा उसको सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर सारे पाकिस्तानी मुसलमान रखते हैं, इवन लिबरल मुसलमान भी रखते हैं। लेकिन उसके बरक अगर हम देखें कि जितने भी मुल्कों में इस्लाम ऊपर आता है या इस्लामी तर्ज की हुकूमत आती है, इस्लामी कवानीन आते हैं, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे चली जाती है और वहाँ पे भरभरियत फैल जाती है। और आप उसी तरह देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक ऐसा आर्मी चीफ आया जो हर बात बात में अरबी में पहले कुरान की आयत सुनाता है, एक तरीके से लोगों को इम्प्रेस करता है कि मैं हाफिज़ हूँ। और जाहिर बात है उसको हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनको इस्लाम का कुछ नहीं पता, उनको सब पता। और लेकिन पता नहीं कैसा कुछ पता है, मुझे नहीं पता उनके ऊपर करप्शन की जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो सच्चे हैं या प्रोपेगेंडा है, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो करप्ट नहीं भी हैं, वो मॉरली करप्ट हैं। क्योंकि वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह की दो कौमी नज़रिए को वो सुपीरियर आइडियोलॉजी कहते हैं, ये तो या तो डिल्यूजन है या आई डोंट नो व्हाट दैट इज़। तो एक तरफ पाकिस्तान के बहादुर अफवाज भारत के साथ लड़ रहे हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, इन्होंने अभी जो पाकिस्तान में जैसी भी जमहूरियत है, हमें पता है, ये तो अपने मुंह से कहते हैं कि ये हाइब्रिड गवर्नमेंट है कि आधी अफवाज पाकिस्तान करते हैं और आधी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बल्कि सिलेक्टेड लीडर्स हैं वो करते हैं। तो इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो हाल किया वो सबको पता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, अब जरा देखें, एक तरफ जंग लगी हुई है, सो कॉल्ड बड़ी कशीदगी है, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है, गद्दार हर तरफ है, और दूसरी तरफ ही इज डबलिंग डाउन। जो May 9 को जो राइट्स हुए थे उस पर वो डबल डाउन कर रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कह दिया है कि पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं जिन्होंने राइट्स में हिस्सा लिया था, वो उनकी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होगी। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर क्या होता है जी? मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान का जो आइन है, जैसा भी आइन है, जिसकी ये धज्जियां उड़ाने में ये अपने मुशर्रफ साहब अपने मुंह से कहते थे कि क्या मुल्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइन तो जैसे एक पीस ऑफ पेपर होता है। तो ये इनकी साइकी में आइन की कोई वैल्यू नहीं होती। और जिन मुल्कों में आइनों की वैल्यूज़ होती हैं, आप उन मुल्कों को देख सकते हैं। यानी यूनाइटेड स्टेट्स में कहा जाता है कि जो मोस्ट सेक्रेट डॉक्यूमेंट है अमेरिका के कल्चर में, उनकी आवाम की साइकी में, उनके पॉलिटिशियंस की साइकी में, वो उनकी एक तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है। आप अपने बगल में अपने शातिर दुश्मन भारत को भी देख लें, वहाँ पे कभी कोई आर्मी चीफ ने कभी सोचा भी नहीं
टेक ओवर करने का, और जैसी भी उनकी डेमोक्रेसी चलती आई वो चलती रही। और आज देख लें कि उनकी दुनिया में इज्जत है। इस वक्त पाकिस्तान का नैरेटिव कोई भी नहीं मानता, क्योंकि उन्हें पता है कि 140 के 30 यूएन के डेजिग्नेटेड दहशतगर्द या दहशतगर्दों की तंजीमें किधर हैं? पाकिस्तान में। भारत में क्या कुछ भी नहीं है। आप लाख पीटते रहें कि वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपकी कोई नहीं इस वक्त सुन रहा। अभी मैं देख रहा था ख्वाजा आसिफ, आई मीन ही सो इनक्रेडिबली स्टूपिड। और वो स्टूपिड इसलिए क्योंकि ये सिलेक्टेड लोग हैं, इनका कोई मेरिट नहीं है। उसको अभी CNN पे धोया उन्होंने, कि उसका क्या नाम है उस एंकर का, वो धो रही है कि आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने जहाज गिराए हैं। तो वो आगे से कह रहा है सोशल मीडिया। आई मीन ये वही आदमी है जो भी कह रहा था हमने तो काले कारनामे डर्टी वर्क किया है वेस्ट के लिए, पहले 3 डेकेड से हम करते आए हैं। एक में कहता है कि हम एटमी जंग कर देंगे, और बाद में फिर उन्होंने इसकी छितरपोला किया। उसी के बॉसेस ने रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बुला के उसकी खूब सरजनिश की उनकी। तो मुझे हैरत इस बात की है कि जो पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा से कहता हूँ पाकिस्तान में हर चीज़ 2 नंबरी है। हमारे पाकिस्तान के जो कम्युनिस्ट हैं वो भी अल्लाह पे बिलीव करते हैं। आई मीन ये कम्युनिस्ट तो वो लोग होते हैं यानी कोई सारे कम्युनिस्ट जो होते हैं वो एथियस्ट होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट, ऑफ कोर्स आई डिस्पाइज मार्क्सिज्म एंड नॉट ओनली जस्ट द इकोनॉमिक वैल्यूज बट आल्सो द सोशल वैल्यूज। और वेस्ट में जो बेड़ा गर्क हुआ है, आई जेन्युइनली बिलीव कि ये फार लेफ्ट की और मार्क्सिज्म की जो अंडरस्टैंडिंग है या पॉलिटिक्स है जो उसकी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है पूरी दुनिया का। लेकिन पाकिस्तान के लिबरल्स भी वैसे ही हैं। जो पाकिस्तान के लिबरल्स जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि इंडिया के लिए बड़ा सॉफ्ट स्पॉट रखते हैं, वो भी पता नहीं शायद उन्हें गुस्सा है कि उनके चैनल्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए गए हैं। इट कुड बी द रीज़न, और मे बी जज्बा हुब्बुल वतनी भी एक चीज़ होती है। तो इस वक्त जज्बा हुब्बुल वतनी में सरशार हो के इंडिया को गाली गलोच बुरा भला कह रहे हैं। मैं नहीं कहता कि अगर कोई जंग जैसा माहौल हो तो आप खुल के सपोर्ट करें एक ऐसे मुल्क को जो आपके मुल्क की सालमियत को के ऊपर अटैक कर रहा हो। मैं नहीं कह रहा कि आप मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाएं या इंडिया भारत जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाएं। आप, और स्पेशली आप पाकिस्तान में रहते हो तो आप ऐसा कर भी नहीं सकते। लेकिन आप वही हो जाएं जो आपकी बहादुर इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हमें कोई परवाह नहीं है आपकी। फेयर इनफ। यानी जिन लोगों ने ये अजीब डाइकोटमी इन्होंने क्रिएट कर दी है कि या तो आप हम पाकिस्तान से लॉयल हैं या पाकिस्तान के गद्दार हैं। और अगर आप पाकिस्तान के लॉयल हैं तो इन लोगों के साथ खड़े हो जाएं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का आइन तोड़ा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या पाकिस्तान के वफादार वो लोग हैं जो उन लोगों के साथ जाके खड़े हो जाएं जिन्होंने पाकिस्तान के आइन की हमेशा से धज्जियां उड़ाई हैं? या गद्दार वो लोग हैं जो आपको ये कहते हैं कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए? और ये मैं कोई पहला आदमी नहीं हूं जो ये बात कर रहा है। ये जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास है, ये सारे एक वक्त में कहते रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी मिल गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ या पीटीआई मिल गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और पीएमएल इनको बुरा भला बोलेगी। यही जो ख्वाजा आसिफ है, इसने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़ा होके ये कहा है कि ये कैसी फौज है जो भारत के आगे इन्होंने सरेंडर कर दिया। पार्लियामेंट के फ्लोर में खड़ा होके, जब इमरान खान की हुकूमत थी। और अब आप इमरान खान के भी देख लें, उनके जो चाहने वाले वो भी यही कह रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं, इन्होंने हमेशा से मुल्क की आइन की धज्जियां उड़ाई हैं। लेकिन ये कभी इकट्ठे हुए नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज, आई जेन्युइनली बिलीव कि इमरान खान साहब की बहुत बड़ी एक हमाकत थी कि वो नवाज शरीफ और जरदारी के पीछे पड़े रहे, चाहे वो जैसा भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जैसी भी उन्होंने गलत हरकतें की हो, करप्शन वगैरह की हो। दुनिया की कोई आप डेमोक्रेसी मुझे ऐसी नहीं बता सकते जिसमें जब वो एवोल्यूशन से गुजर रही होती है, जब वो एक डेमोक्रेसी के प्रोसेस से गुजर रही होती है, जब तक वो एक मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं बनती, वहां पे करप्शन नहीं होती। उसकी वजह ये है कि डेमोक्रेसीज में रूल ऑफ लॉ को बनाया जाता है और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। व्हाइट कॉलर क्राइम को आप ये बात बिल्कुल आपने सही कही है, लेकिन हम करप्शन को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। अगर हम यूएस को एज ए माने कि भाई मैच्योर डेमोक्रेसी है, करप्शन वहां भी है और भयंकर वाला करप्शन है। करप्शन मुझे लगता है कि बड़ा इंडिविजुअल मामला है। एक सिस्टम तो बन ही गया है लेकिन इंडिविजुअल भी है। कई बार क्या होता है कि आप सिस्टम में चुकी हैं, आप ईमानदार भी हैं, लेकिन आप सिस्टम से लड़ नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि आप लड़ भी रहे हैं, आप ईमानदारी दिखा भी रहे हैं, लेकिन बाकी लोग तो कर ही रहे हैं। ये चीजें, तो मुझे लगता है कि करप्शन जो है वो कम की जा सकती है तकनीक का सहारा लेकर, ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम करके, लेकिन इसे मिटाया नहीं जा सकता। इसे मिटाया नहीं जा सकता। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है,
कम हुई है करप्शन कई चीज़ों में, लेकिन अभी भी है, बहुत जगहों पर है, बहुत ज़्यादा है। कॉलर क्राइम को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप अपने मुल्क का, अपनी अवाम का एक जो मोरालिटी का स्टैंडर्ड है उसको उठाते हैं आप, और उसको उठाने में आपको 2-2 3-3 जनरेशंस लग जाती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में चूंकि कभी डेमोक्रेसी को पनपने नहीं दिया। मुझे याद है पीपल्स पार्टी वाले कहते होते थे, मुझे भूल गया अब उनका नाम, हाँ कायरा साहब कहते होते थे जब यूसुफ रजा गिलानी को इस्टेब्लिशमेंट वाले नवाज शरीफ के साथ मिल के उतार रहे थे, तो वो कहते थे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। लेकिन जब इनके मुंहों में वो कोई लड्डू डाल देते हैं छोटे छोटे, तो ये डेमोक्रेसी को भूल जाते हैं। नवाज शरीफ साहब कहते थे वोट को इज्जत दो, और उनका भाई किस तरह आया ताकत नहीं, सबको पता। तो ये मैं गद्दारी नहीं कर रहा, सच्चाई के साथ खड़ा होना गद्दारी नहीं है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं उन्होंने दहशतगर्दी दूसरे मुल्कों में की है, और ये मैं नहीं कह रहा, मुशर्रफ ने कहा, आपके ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल लीडर ने भी ये बात की हुई, इमरान खान ने भी ये बात की हुई है कि हमने ये दहशतगर्दियां करवाई थी, अब हम नहीं करवा रहे। हमेशा ये यही कहते रहते हैं। तो हमें पता है ये पाकिस्तान की तारीख में मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, चाहे जितने मर्जी करप्ट क्यों ना हो नवाज शरीफ या जरदारी, उस वक्त जरदारी सदर थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जब मुंबई हुआ था, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिकल लीडर ने आज तक कभी भी अपनी फौज को या आईएसआई को यह कहा होगा कि इंडिया में जाके आप दहशतगर्दी करें या ये कोई शरारत करें। ऐसा कभी भी नहीं होता। इसके पीछे कौन होता है हमेशा से, हम सबको पता है इसके पीछे कौन होता। तो कब आएगा वो वक्त कि ये कहें कि हाँ भाई अब हमने ये नहीं करना कि हम ड्रामेबाजी के लिए कह दो जी हम न्यूट्रल हो गए हैं, नहीं अब हम दहशतगर्दी नहीं करवा रहे। जरा देखें कितनी मजे की बात है कि एक तरफ आप पूरी दुनिया को चीख चीख के कह रहे कि हम तो विक्टिम हैं दहशतगर्दी के, और दूसरी तरफ ये जो अभी बच्चे मरे हैं, ऑब्वियसली एक अफसोसनाक बात है, उसके अंदर चाहे मसूद अजहर के फैमिली वाले क्यों ना मरे हो, उसमें भी कोई जी शऊर इंसान बच्चों के मरने पे या ऑर्डिनरी सिविलियंस के मरने पे खुशियां नहीं मना सकता। तो मैं खुशी नहीं मना रहा। ऑब्वियसली इंडिया ने अपने तौर पे जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं उन्होंने उनको टारगेट किया है। मैं तो बल्कि समझ रहा था कि शायद वो किसी मिलिट्री हेडक्वार्टर को भी करेंगे कि वहां, क्योंकि हारिस भाई हमें भी अफसोस है कि बच्चे अगर मरे होंगे या महिलाएं मरी होंगी, लेकिन क्या हाफिज सईद को कभी अफसोस हुआ जब उसके हमले में हमारे यहां बच्चे और महिलाएं मरे? क्या मसूद अजहर को अफसोस हुआ कि हमारे यहां बच्चे और महिलाएं मरे, बुजुर्ग मरे? नहीं हुआ। तो हमें भी अफसोस नहीं है, हमें भी अफसोस नहीं है। आइडियल बातें होती हैं, लेकिन जब दूसरे बंदे हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हमारी महिलाओं को मार रहे हैं, इसमें कोई मरुवत नहीं होगी। फिर हमारे जो भी जाएंगे वो जो भी मरेगा फिर देखा जाएगा, बच्चे मरे महिलाएं मरे, हमें उससे क्या। संतुलन का होना बहुत जरूरी है, और आज के जमाने में आप जैसा करोगे ठीक वैसा ही कार्बन कॉपी होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे विचारों से सहमत ना हो, लेकिन यही उपाय है कि अगर कोई मेरे मुंह पे एक घूसा मारेगा तो मैं उसके मुंह पे 4 घूसा मारूंगा। कोई अगर मुझ पर गोली चलाएगा तो मैं उस पर भी गोली चलाऊंगा। मैं ये नहीं हो सकता कि आज मैं अहिंसा का पुजारी बनकर बैठ जाऊं। नहीं 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 नहीं, ये सब गया मामला। आप हमारे बच्चों को मारेंगे, आपके बच्चे भी मारे जाएंगे। आप हमारी महिलाओं के ऊपर बम चलाओगे, आपके यहां भी महिलाएं मारी जाएंगी। लड़ना है तो फिर आमने सामने आओ, जैसे फौज अभी लड़ रही है, कहां सिविलियंस पे मार रही है। अभी हमने देखा हारिस भाई, ड्रोन्स अटैक आप कर रहे हो लगातार, और आपने अपने सिविलियन एयरलाइंस जो है वो चला रहे हो। क्यों? हमें फंसाने के लिए ना, हमें फंसाने के लिए कि जब हमारे रडार पिक करेंगे तो ऑटोमेटिक मामला लगा हुआ है, एक आध अगर सिविलियन पे लग गया हमारा मिसाइल तो आप हमको कटघरे में खड़ा करोगे। नहीं, देखो सिविलियन प्लेन मार गिरा, मेरा मार गिरा। कैसे हो सकता है? हमने सब कुछ बंद कर रखा है और आप सिविलियन की आड़ में हमारे ऊपर ड्रोन अटैक कर रहे हो, मिसाइल अटैक कर रहे हो। आपने अपनी कमर्शियल फ्लाइट चला रखी है लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से कराची, और जिस समय अटैक हो रहा था, मैं आपको बता रहा हूं, कल रात जिस समय अटैक हो रहा था उधर से, जिस समय हमारे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट थे और इंटरसेप्ट कर रहे थे आपके मिसाइलों को और इनके ड्रोन्स को,
उस समय कमर्शियल जेट्स चालू थे, बिल्कुल बॉर्डर से लगे हुए, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। क्या मतलब होता है, क्या हमें नहीं पता ये सब? वहां क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हम सिर्फ दहशतगर्दों के नहीं, जो बल्कि उन दहशतगर्दों को प्रोड्यूस करते हैं हम उनको भी टारगेट करें तो करेंगे। तो बहुत सारे लोग इसको इंटरप्रेट ऐसे कर रहे थे कि शायद वो कह रहे हैं कि ये सारी बात है, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे फिर वर्दी है, तो शायद बहुत सारे लोग समझ रहे थे ये उनको भी टारगेट करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये चीख चीख के कह रहे हैं देखें जी सिविलियंस मर गए, वही बिल्कुल मुझे लगता है इन्होंने हमास की प्लेबुक से इन्होंने लिया है कि पहले 7 अक्टूबर कर दो, मारो जाकर नहते सिटीजन्स को, और फिर जब वो रिटेलिएट करेंगे तो हमने बस सिविलियंस का रोना धोना मचा देना। अगेन आई एम नॉट डिनाइंग कि उसमें सिविलियंस मरे हैं, मासूम लोग मरे हैं, ऑब्वियसली ये कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है, लेकिन आप जरा देखें कि एक तरफ ये कहते हैं कि हमारा दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, और दूसरी तरफ खुल के पूरी दुनिया के सामने, कैमरों के सामने इनका नमाज जनाजा कौन पढ़ा रहा? हाफिज अब्दुल रऊफ, जिसको यूएस ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है, लश्कर तैयबा का वो दहशतगर्द है। ये सारे मौलवी जो इकट्ठे हुए हैं साथ, शाना बशाना, कौन है साथ? वर्दी वाले कौन है साथ? ये लोग कौन है? और आप दूसरी तरफ दुनिया, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि दुनिया आपका चूना नहीं खरीदती। कोई नहीं आपकी बात मानता, चाहे आप जितना मर्जी चीख चीख के कहें कि नहीं जी हम तो ये सारी भारत का फॉल्स फ्लैग है, ये ड्रामेबाजी है, ये फ्रॉड है हमारे साथ वगैरह वगैरह, आप जितना मर्जी कह लें। आपके अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? द बॉय हु क्राइड वुल्फ। आप चाहे जितना मर्जी रो लें, ये नहीं होगा। तो मैं अपनी पोजीशन भी क्लियर कर दूं। मुझे बड़े लोग कह रहे हैं कि जी आप, और इंडिया वाले भी बहुत सारे लोग मेरी ट्वीट्स के नीचे कह रहे हैं कि क्या आप इंडिया के साथ हैं? मैं सिर्फ इस वक्त सच के साथ हूं। ये जो बचपन से हमें, मेरी पूरी जनरेशन इन्होंने ज़ाया कर दी। नहीं, ये बात सही भी है। मुझे नहीं लगता कि हारिस भाई से ये पूछना चाहिए कि आप किसके साथ हैं, आप इंडिया के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं। नहीं, ये सवाल गलत है, ये सवाल उनसे नहीं पूछना है। सवाल ये पूछना है कि सही क्या है और गलत क्या है। सवाल ये होगा, उसका वो जवाब देंगे। तो ये मत पूछिए कि आप इंडिया का साथ दे रहे हैं, क्या पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, क्या आप नहीं, साथ देने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सवाल ठीक नहीं है। सवाल ये है कि सही कौन है और गलत कौन है, बस इस पर बात होनी चाहिए। बुरा कौन है और अच्छा कौन है, बुराई किस में है और अच्छाई किस में है, बात इस पर होनी चाहिए। अरे बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। 7 अक्टूबर करके आप वही, भाई हमास के लीडर्स आए थे, मिले थे ना पीयूजे में, उसके बाद ये सारी प्लानिंग हुई है और ये काम किया गया है। तो याद रखिए, इजराइल ने जवाब में क्या किया था, वही हम भी कर रहे हैं। अब हमास वाले रो भी तो रहे हैं, अब वो रो रहे हैं ना, वहीं उनके अंदर से भी बातें आ रही हैं। हारिस भाई ने खुद कई वीडियोस बना के बताया है कि वहीं पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं पर। यही होगा आपके यहाँ, देखते रहिए। हमने अपनी पूरी जिंदगी, एक तो मजहब की ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने हमें लगाए रखा। हमें पता, यानी ऐसा जी परफेक्ट मजहब है, ये है वो है, कूड़ा फेंकती थी, और जब पढ़ा खोल के देखा तो सब कुछ झूठ है। कोई इल्म हासिल करने चाहो, चाहे चीन में क्यों ना जाना पड़ जाए, झूठ। झूठ के ऊपर बड़ा रहम दिली वाला मजहब है जी। उधर पता चल रहा है एक दिन में 300-300 यहूदी बच्चों समेत उनकी गर्दनें उतारी जा रही हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, सारा झूठ हमें सिखाया। और दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जो यानी एक ये सबको पता है। मेरी पिछले 7 सालों से मेरे जो व्यूज हैं वो दुनिया के सामने हैं, आप पुरानी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। बल्कि भी कुशल से मैं बात कर रहा था जब पुलवामा हुआ था, तो इवन कुशल बस saying कि यार तो उस वक्त बड़ा यानी प्रो पाकिस्तान था, और मैं उस वक्त पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगेन अंदर से मेरा उस वक्त स्टांस यही था, नहीं अब हम ये ऐसी हरकतें अब नहीं करते, हम पहले करते थे अब नहीं करते। लेकिन पुलवामा के बाद भी देख लें, ये काम रुक ही नहीं रहा। तो एवोल्यूशन होती है। तो मैं सिर्फ सच के साथ खड़ा हूं, और ये जितनी दहशतगर्दी और ये जो इन्होंने गलत काम किए, अगेन यहाँ तो होता ना सिर्फ दहशतगर्दी कर रहे होते, हम आंखें बंद कर लेते। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स बन रहे हैं, बड़ी तरक्की हो रही है, जमहूरियत फैल रही है। लेकिन वही बात आ जाती है, अगर जमहूरियत फैल रही होती, डेमोक्रेसी फैल रही होती, तो ये जो लोग ये हरकतें करते हैं, ये हैं फॉल्स फ्लैग। ये इनको कोई, शहबाज शरीफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शहबाज शरीफ ने बिल्कुल ये नहीं कहा होगा कि हाँ जी जाएं ये हरकत करें, बल्कि उनके बेचारों की जान हलक में आ जाती हैं जब उन्हें पता चलता हो यार फिर से ये काम हो गया, अब हम क्या दुनिया का। लेकिन क्योंकि उनके मुंह में उन्होंने लड्डू डाले हुए हैं, इसलिए वो जाहिर बात है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसी तरह जैसे जब मुशर्रफ ने कारगिल किया था, तो नवाज शरीफ का बयान पड़ा हुआ है, स्टेटमेंट पड़ी हुई है कि मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था
कि जब ये हुआ मैंने कहा लो जी ये फिर हो गया। और फिर जब वो उधर से उन्होंने जब पिटाई की कारगिल में, तो मुशर्रफ ने कहा चलें जाके बिल क्लिंटन के जी आप पैर पकड़ लें। बिल क्लिंटन ने अपनी किताब में लिखा हुआ है ये वाकया। तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी नहीं है इस मुल्क में। आइन ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जिसको कोई भी रोन दे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। हालांकि ये जो पाकिस्तान का जो आइन है, मैं तो कि पहले आइन की शिक है, इस मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो इस्लाम कुरान और सुन्ना के मुनाफी हो, यानी कुरान और सुन्ना की टीचिंग्स के अगेंस्ट हो। मेरे नज़दीक तो वो वाली शिक ही निकाल देनी चाहिए। स्टेट के मामले में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें तभी होंगी जब आपके मुल्क में कोई डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ तो होगी जिसके ऊपर डिबेट तो होगी, लोगों के ऊपर प्रेशर तो पड़ेगा। जब ये हिंदू लड़कियों के वाकयात होना शुरू हुए, जब ये डोमेस्टिक वायलेंस के वाकयात सोशल मीडिया पे डिस्कस होना शुरू हुए, तब पार्लियामेंट ने उनमें चेंजेस करने की कोशिश की उन्होंने। डोमेस्टिक वायलेंस का बिल इमरान खान लाया, वो भी सिर्फ इस्लामाबाद में था, बाकी जगहों पे नहीं आया। और कई लोग तो कहते हैं इमरान खान वाजंट इन फेवर ऑफ दिस डोमेस्टिक वायलेंस बिल। हिंदू लड़कियों को मजहब तब्दील करके छोटी बच्चियों से शादियां कर ली जाती हैं, उसके ऊपर भी बिल 4 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लाने की कोशिश की सिंध में, लेकिन उसको शूट डाउन कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि मुल्ले थे, और मुल्ले के पीछे कौन? वर्दी। उनको लिफाफे दिए जाते हैं, हमें पता है इस बात का। और ये इतनी पैराडॉक्सिकल सी बात है जो समझ नहीं आती कि ये जो वर्दी वाले इनको क्या मुल्लों से लगे। यानी आप विस्की पीते हैं, आप इंजॉय, ये हाफिज नहीं करते, आप विस्कियां पीते हैं, आप इंजॉय मस्तियां करते हैं। वो जो पिछले बाजवा साहब थे उनकी तो रंगरलियां पूरी दुनिया में मशहूर थी। तो आपको क्या इनके साथ, व्हाई आर यू इन बेड विद दीज पीपल? वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ये जो सिविलियन लीडर्स हैं उनकी कमर कसनी होती है। जब यही ख्वाजा आसिफ, जब एहसन इकबाल, जब वो फैजाबाद का धरना हुआ था, राणा सनाउल्लाह, यही लोग गए थे खादिम हुसैन के पैर पकड़ने के जी, कलमे पढ़ पढ़ के गवाहियां देते हैं कि हम मुसलमान हैं। वो फैजाबाद का धरना इसलिए हुआ था कि जो आइन, जो आपका हलफ होता है, जो आपकी ओथ होता है, उसके अंदर से उन्होंने ये शिक निकाल दी थी कि मैं हजरत मोहम्मद को आखिरी नबी मानता हूं। तो ये मौलवी पागल हो गए, ये जो जी कादियानियों को बीच में लाने की कोशिश हो रही है। तो जब उन्होंने धरना किया कि ये बिल को शूट डाउन कर दिया, तो उस वक्त के फौजियों की वीडियो पड़ी हुई है जो उनको कैश दे रहे हैं। मतलब पूछे कि फौजियों को क्या लगे कि क्योंकि देखिए फौजियों को इस बात का तो एहसास है ना कि अगर रिवोल्ट हो गया, अगर जनता गुस्से में आ गई, विद्रोह कर दिया, तो फिर फौजी उनको रोक नहीं पाएंगे। तो इसका क्या इलाज है? तो इसका इलाज है मुल्ला मौलानाओं, इनको अपनी जेब में रखो, इनको पैसे खिलाओ, इनके गले में पैसे का पट्टा डालो कि जब जनता गुस्से में आए तो मुल्ला मौलाना इनके वफादार बनकर शांत करा दे, कोई हमला न करने दे, कोई बवाल न करने दे, कोई विद्रोह न करने दे। और ये उनकी ट्रिक कामयाब है। आप देखिए चल रही है उनकी ट्रिक। एक तरफ अलग अलग वीडियोस बनवा के, हर किसी के वीडियोस बनवा के रखे रहते हैं तो लीडरशिप कंट्रोल में रहती है, और दूसरी तरफ मुल्ला मौलानाओं को कंट्रोल में रखते हैं ताकि आवाम कंट्रोल में रहे। और उनकी ये पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। बाकी उनके ये आशियाँ जारी हैं, अरबों डॉलर्स लेते हैं, मस्त हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं उनको। कि ये जो अहमदीज हैं, इवन जो पिछले बाजवा साहब थे उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लग गया था कि क्योंकि उस वक्त बाजवा की हुकूमत, वही आर्मी चीफ थे, तो उसके ऊपर लग गया कि ये इसने करवाया क्योंकि ये तो ये सारा हाइब्रिड, ये अजीब 2 नंबर सा चक्कर है। इसके अंदर लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो ये मैं गद्दारी नहीं कर रहा अगर मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपना नजरिया पेश कर दूं कि मैं किसके साथ खड़ा हूं। मैं सच के साथ खड़ा हूं। और मेरा जो इख्तलाफ है इमरान खान के साथ, पिछले 4 सालों में, 5 सालों में काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें मैंने इमरान खान की खूब खिल्ली उड़ाई है। लेकिन मैं यही समझता हूं कि अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि इसको महजब दुनिया के दायरे में लाएं। और महजब दुनिया के दायरे में कौन से मुल्क हैं? वही जहां पे डेमोक्रेसी होती है। ये इस तरह की लल्लू पंजू जो ड्रामेबाजियां चल रही होती हैं कि डिफेंस मिनिस्टर को बुला के उधर GHQ में ले जाकर छितरपोला किया जा रहा होता, फिर उसको आगे कर देते हैं कि चलो जी तुम जवाब दो। ये चीज़ रुकनी चाहिए। ये तभी रुकेगी जब जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं, वो वोल्टेयर ने कहा था मेरा ख्याल कि अगर आपने ये देखना है कि आपके ऊपर कौन हुकूमत कर रहा है तो ये देखें कि आप किसको तनकीद नहीं कर सकते। मैं आपको ये बता दूं कि चलिए मोटा मोटी बातें समझ में आ गई, और मैं दिखाता हूं कि कैसे, इसका सबूत देता हूं मैं कि कैसे जो है ख्वाजा आसिफ की बैंड बजाई है मिलिट्री की तरफ से। मैं आपको क्लिप लगाता हूं। ये क्लिप है
जिसमें पाकिस्तानी एंकर ने पूछा ख्वाजा आसिफ से कि भाई ये ड्रोन आ गए इंडिया के, घुस के उन्होंने मार दिया, इंटरसेप्ट क्यों नहीं हुए? तो उस समय क्या बातें कर रहे हैं। और जब आर्मी की तरफ से लात बजाई गई इनके पिछवाड़े पर, उसके बाद आकर पार्लियामेंट में क्या बात कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे कि किसका राज चल रहा है वहां पर। लगाओ भी वीडियो। इंडिया वालों एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। ख्वाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें आप, हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया होगा, तो फिर तो पीका एक्ट सबसे पहले आप पे लगना चाहिए। मिनिस्टर का स्पेशली जो रवैया है वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। यानी इंटरनेशनल मीडिया में अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो ना जाओ। इफ यू कैन नॉट डिफेंड योर ओन कंट्री, डोंट गो देयर, डोंट मॉक योरसेल्फ, डोंट मॉक योर गवर्नमेंट, डोंट मॉक योर स्टेट। आप इंटरनेशनल मीडिया पे आपको जाने का शौक है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास इससे ज्यादा पढ़े लिखे बेहतर जो है वो गवर्नमेंट का बयानिया करने के लिए, बात करने के लिए लोग होंगे, उनको भेजें। ये इस तरह की शोहदा की बेहुरमती ना करवाए। यही है पाकिस्तान की असलियत, हकीकत। ये सब कठपुतलियां हैं, नचाने वाला आर्मी चीफ है, सब कुछ वही नचा रहा है। वरना एक बात बताइए, आर्मी चीफ जाकर देश की इकोनॉमी ठीक करने की बात करता है, इकोनॉमिक फोरम में जाता है, दूसरे देशों में इकोनॉमिक डिस्कशन करने जाता है, आर्मी चीफ का ये काम है। ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है ना, कंट्री के डेवलपमेंट, इकोनॉमी, ग्रोथ, इसकी बात कर। बिजनेसमैन की मीटिंग होती है तो उसमें आर्मी चीफ जाता है। आपने कभी सुना है कि हमारे यहाँ बिजनेसमैन की मीटिंग चल रही हो और वहां पर आर्मी चीफ गए हों? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में ये सब हो रहा है और इसीलिए पाकिस्तान तबाह हो रहा है। और आज जो भारत के साथ लड़ाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो रही है, जनरल आसिम मुनीर की जिद की वजह से। जनरल आसिम मुनीर गाजी बनना चाहते हैं। जनरल आसिम मुनीर, मैं आपको बता रहा हूं, जनरल आसिम मुनीर वो बंदे बनना चाहते हैं जिसके बारे में पाकिस्तान की आवाम में भरा गया, एक लीडर आएगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा। जनरल आसिम मुनीर वो बनना चाहते हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? राय अपनी जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,